वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ देख रहे हैं 2021 की, और उसी में आज हमारी 43 जो है वो क्लास होने वाली है, जिसमें हम फिर से पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 17 जनवरी 2022 में पूछे गए। और अब ये हमारी सीरीज़ जो है बस एंड होने वाली है। 21 जनवरी का पेपर सॉल्यूशन और बचा है और इसी के साथ हमारी ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपके लिए आएगी एक थ्योरी की मैराथन, जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 दिन प्रिपेयर करने में, और उसके बाद वो पूरी मैराथन आपके लिए आएगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें अगर आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना 17 जनवरी को। और अभी तक अगर किसी ने स्टार्टिंग से ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको सबसे पहले कंटेंट के जो 2021 में अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए वो मिल जाएंगे, और उसके बाद ये लास्ट में पेडागोजी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये 2021 की सीरीज़ मैंडेटरी है, इसको देख कर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50% काम 2022-23 सीटेट के लिए ये जो सीरीज़ है 2021 वाली, ये हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न और सिलेबस क्या है और किस अकॉर्डिंग हमें जो है तैयारी करनी है और कैसे जाना है। चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर इंडिविजुअली ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड रे ऑफ लाइट। निम्न में से कौन सा कथन चुंबकीय बल रेखाओं और प्रकाश की किरणों के संबंध में अलग अलग तौर पर सही है, ये हमको यहाँ पर बताना है। दे आर थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट, ये अमूर्त संरचनाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए रियल लाइफ में आपको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो दिखाई नहीं देती। मैग्नेट होती है सिंपल, आपको तो एक मैग्नेट दिखाई देती है विद नॉर्थ और साउथ पोल, आपको उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी दिखाई देती हैं, वो नहीं दिखाई देती। लेकिन सेम ऐसी रे ऑफ लाइट, लाइट आपको तो सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है, उसमें जो किरणें हैं वो आपको दिखाई नहीं देती। तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको थ्योरेटिकली कंस्ट्रक्ट करके बताते हैं। एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है उसी तरह से हो, बट हम उनको समझाने के लिए थ्योरेटिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये क्या होती हैं, ये अमूर्त संरचनाएं हैं जो कि है नहीं, बस थ्योरेटिकली हमने उनको क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो ये बात तो हो गई भाई ट्रू। फिर क्या कह रहा है, दे आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल, दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फिजिकल फिनोमिना, ये दृश्य निरूपण हैं जो भौतिक परिघटनाओं को समझने में मदद करते हैं। कैसे रे ऑफ लाइट आ रही है, क्या उसका पूरा प्रोसेस है, उसको समझने में मदद करने के लिए इस तरह की ये जो अमूर्त आपकी संरचनाएं हैं वो हम करते हैं, और ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन करती हैं जो हमारी मदद करती हैं हमारा पूरा फिजिकल फिनोमिना जो है उसको समझने में। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ए और बी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और रे ऑफ लाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड जो एग्जाम में बना, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम। निम्न में से क्या विज्ञान पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना की सबसे बेहतर व्याख्यान करता है। और मैंने ये बात बहुत बार समझा दी है कि जब भी कॉग्निटिव वैलिडिटी आ जाए साइंस में तो आप समझ जाइएगा पाठ्यक्रम जो है वो आयु के अनुसार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही होगा, एज एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कैरिकुलम मटीरियल। पाठ्यचर्या जो सामग्री है वो आयु के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि तभी बच्चे को चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है सेकंड क्लास के बच्चे को आप 5th क्लास का सिलेबस जो है डिफाइन कर देंगे। तो कॉग्निटिव होता है मस्तिष्क से, किससे होता है, आपके माइंड से, जो आपकी थिंकिंग है वो उसी के हिसाब से चलेगी जैसे आपका कैरिकुलम है। और कैरिकुलम अगर एज अप्रोप्रिएट होगा तभी बच्चे की जो कॉग्निटिव वैलिडिटी है, उसकी जो थिंकिंग है वो अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं कि उसको बहुत हाई फाई सिलेबस दे दिया तो वो क्या होगा, मस्तिष्क से अपने काम नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में, चीज़ों को समझने में उसको दिक्कत होगी। तो कॉग्निटिव वैलिडिटी की जब भी बात आ जाए तो हमेशा ऑप्शन वो ढूंढना जहाँ पर एज अप्रोप्रिएट की बात की गई हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, Which of the following should be the hallmarks of a science curriculum at upper primary stage as per as NCF 2005। मतलब ये पूछ रहा है कौन सा हमारा विशिष्ट लक्षण होना चाहिए NCF 2005 के अनुसार, कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या का विशिष्ट लक्षण होना चाहिए। मतलब जो हमारा विज्ञान का साइंस का कैरिकुलम है उसमें डेफिनेटली वो पॉइंट तो होना ही चाहिए। इन 4 ऑप्शन में से हमको बताना है। साइंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज सेपरेट डिसिप्लिन लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।
बायोलॉजी, आपने देखा होगा टिल 8th तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, पूरे एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हैं, पूरी हर चीज़ों से कनेक्ट करते हुए लेकर चलते हैं डे टू डे लाइफ को, जिसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अलग नहीं करते। तो यहाँ पर जो आंसर है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट जो हम कंसिडर करेंगे एज अ साइंस कैरिकुलम के लिए, साइंस कंटेंट शुड बी रिगार्डेड एज द डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ सेकेंडरी स्टेज साइंस। नहीं, विज्ञान की जो विषय वस्तु है उसको माध्यमिक स्तर के विज्ञान के तनुकृत रूप से स्वीकार करना चाहिए। जो सेकेंडरी लेवल पर है उसी के हिसाब से हमें अपना पाठ्यक्रम रखना चाहिए। नहीं, यहाँ पर बच्चे का लेवल अलग है, जैसे अभी बताया था पीछे कॉग्निटिव वैलिडिटी, तो एज के हिसाब से ही आपका कैरिकुलम होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे का लेवल अलग है। जब वो माध्यमिक स्तर पर जाएगा, सीनियर सेकेंडरी में जाएगा, तो वहाँ उसका लर्निंग लेवल अलग होगा, थिंकिंग अलग होगी, तो ये उसके अनुरूप नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया ऑप्शन बाहर। अकादमिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच में कड़ा पृथक्करण होना चाहिए। जब भी कोई चीज़ अलग करने की बात आ जाती है वो ऑप्शन कभी भी अच्छा नहीं होता। देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन अकेडमिक एंड वोकेशनल स्ट्रीम। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमें साइंस कैरिकुलम जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट मेनली फ्रॉम एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस। देखते ही आप समझ जाते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर होगा। जितनी भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हमें एग्जाम्पल, गतिविधियों और प्रयोगों के द्वारा बच्चों तक पहुँचाना चाहिए। और आप एनसीईआरटी में देखते ही हैं जो आपको डेफिनेशन है वो वहाँ पर कभी नहीं मिलेंगी, वहाँ पर सिर्फ एक्टिविटीज़ मिलती हैं और आपको जो प्रयोग हैं वो करके दिखाए जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पर आपको पूरा चैप्टर जो है वो समझाने की कोशिश की जाती है। और यही मुख्य बिंदु है कि जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, वैज्ञानिक संकल्पना है, उसे हमें बेसिकली एक्सपेरिमेंट और जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधि और प्रयोग हैं, उनके थ्रू ही कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रैटेजीज विल नॉट बी हेल्पफुल इन ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड इन साइंस एजुकेशन। कौन सी रणनीति विज्ञान शिक्षा में शहर गांव के बीच की खाई को समाप्त करने के लिए मददगार नहीं होगी। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में रूरल और अर्बन को लेकर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। वो सोचते हैं रूरल के जो पीपल होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, अर्बन में ज़्यादा फैसिलिटी हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ऐसा सोसाइटी ने बना रखा है। तो हमें इस चीज़ को दूर करने के लिए कौन सी यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होगी ये हमको बतानी है। रिफ्लेक्टिंग रूरल लाइफ स्टाइल इन कैरिकुलम, बिल्कुल हमें जो पाठ्यचर्या है उसमें ग्रामीण जीवन शैली जो है, पूरी शैलियाँ जो हैं उनको प्रतिबिंब करना होगा। तभी जो स्टूडेंट है उनको पता चलेगा कि जो विलेज होती हैं, जो रूरल एरिया है वो कितना अच्छा होता है, वहाँ पर कितना अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। तो ग्रामीण में क्या क्या जो क्रियाकलाप होती हैं वो सारे के सारे पाठ्यचर्या में होने चाहिए, तभी ये जो खाई है वो समाप्त होगी। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है और हमको ढूंढना है भाई निगेटिव पॉइंट। भोजन जैसे मुद्दों को कृषि अर्थव्यवस्था से संबंध में पढ़ाना, बिल्कुल बच्चों को बताना चाहिए कि जो फूड है वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है, फार्मिंग से आ रहा है, फार्मर के थ्रू आता है। तो जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, जो रूरल एरिया है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हम सबकी पूरी लिविंग के लिए, हम सबको फूड प्रोवाइड करने में। डीलिंग विद इशू लाइक फूड इन द कंटेंट ऑफ एन एग्रेरियन इकोनॉमी, ये चीज़ जब हम बच्चों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनको पता चलेगा कि रूरल एरिया जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, और सारे बच्चे उस चीज़ को जो है कनेक्ट करेंगे और ये जो पूरी खाई है ये जो है कहीं ना कहीं समाप्त होगी। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। ऑर्गेनाइजिंग साइंस कैंप एंड एग्जीबिशन एट क्लस्टर एंड ब्लॉक लेवल, बिल्कुल ये तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती हैं। क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर हमको विज्ञान के कैंप और प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी जो है जो मतभेद है उसको दूर करने में मदद करेंगे। जैसे गांव में है तो गांव की फैसिलिटीज़ जो हैं उनके बारे में बताया जाए, शहर है शहर के बारे में बताया जाए। तो जो रूरल एरिया वाले लोग होते हैं वो अर्बन को लेकर गलत सोचते हैं और अर्बन वाले रूरल को लेकर गलत सोचते हैं। उसी खाई को दूर करने के लिए ऊपर के तीनों पॉइंट जो हैं वो पॉजिटिव हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर जो है वो शायद निगेटिव होगा। ग्रामीण स्कूली पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित होना चाहिए। ये बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है कि बेसिंग रूरल स्कूल करिकुलम ऑन रिलेटिवली सिंपल कॉन्सेप्ट। देखिए, कहीं ना कहीं जब अगर हम ये बच्चों को दिखा रहे हैं कि जो रूरल के जो पीपल हैं उनके लिए जो करिकुलम है वो सिंपल कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए, सरल संकल्पनाओं पर आधारित होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमने डिफरेंशिएट कर दिया रूरल और अर्बन पीपल को, जो कि हमें नहीं करना है। बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाएगी कि जो रूरल हैं वो शायद इतने अच्छे नहीं हैं पढ़ने में, तभी उनको सरल चीज़ें ही सिर्फ बताई जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं लानी है कि जो डिफरेंशिएट कर दे। हमें तो इस चीज़ को दूर करना है, ना कि उसको बढ़ाना है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है
वो यहाँ पर मददगार सिद्ध नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th। क्वेश्चन लेंदी आएंगे लेकिन क्वेश्चन इजी बहुत होंगे और बहुत बार कर लिए तो अब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अ टीचर अलॉन्ग विद हर क्लास 7th स्टूडेंट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट ग्रो। कक्षा 7 के जो विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षिका समझने का प्रयास कर रही है कि पौधे कैसे उगते हैं। दे प्लांटेड अ नंबर ऑफ टमाटो सीड एट वेरियस डेप्थ एट वेरियस प्लेसेस इन देयर स्कूल गार्डन एंड टुक केयर ऑफ देम। उन्होंने क्या करा, अपने स्कूल के बगीचे में टमाटर के बहुत से बीज जो हैं स्थानों पर गहराइयों पर बोए और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि कुछ बीजों ने तो पौधों के रूप में वृद्धि करी है और कुछ जो हैं वो मर गए हैं, सम फाउंड डेड, और कुछ जो हैं वहाँ पर पूरा डेवलप कर चुके हैं। शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा कि अपने अवलोकन का प्रयोग करते हुए यह सोचे कि वे कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण कुछ बीज जो हैं वहाँ पर जो बीज हैं वो विकसित नहीं हो पाए। तो टीचर ने उन बच्चों से बोला कि आप ऑब्जर्वेशन करें और थिंक करें कि कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो सीड है वो डेवलप नहीं हो पाई। तो कौन सा प्रोसेस स्किल जो है, कौन सा आपका प्रक्रिया कौशल यहाँ पर विकसित करने की संभावना कर रही है टीचर, वो हमको यहाँ पर बताना है। कौन सा प्रोसेस स्किल जो है वो डेवलप होगा थ्रू दिस एक्सरसाइज, यहाँ पर बताना है। देखिए टीचर ने एक एक्टिविटी कराई जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन बच्चे कर रहे हैं। पहली बात तो ऑब्जर्वेशन करें और ऑप्शन में ऑब्जर्वेशन नहीं है तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन तो हो गया आउट। ऑब्जर्वेशन के बाद सिर्फ उनको देखने के लिए बोला गया और फिर उनसे पूछ रही है टीचर कि अब बताइए, थिंक करें। देखिए जब यहाँ पर एक ऑप्शन में दिख गया थिंक करें, सोचें, और कार्य के बीच में सोचने के लिए जब भी बोलती है तो वो परिकल्पना में आ जाता है, ना कि प्रिडिक्टिंग में। क्योंकि जो प्रिडिक्टिंग होती है, याद रखिए, जो पूर्व अनुमान होता है वो कार्य से पहले होता है। ठीक है, हम कार्य से पहले उसका अनुमान लगाते हैं तो वो पूर्व अनुमान है। लेकिन जो परिकल्पना होती है, जब हम एक कोई एक्टिविटी करें उसके बीच में जब हम कुछ सोच रहे होते हैं उसी से रिलेटेड, तो वो हमारी हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। और यहाँ पर टीचर ने उनको सोचने के लिए ही बोला है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही होता नजर आएगा। हाइपोथाइजिंग, परिकल्पना करना, यहाँ पर वही प्रोसेस स्किल जो है वो डेवलप हो रहा है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो है सोचकर बताएंगे कि कुछ पौधे ग्रो क्यों कर गए। हो सकता है वहाँ पर सनलाइट, पानी की जो सुविधा है बहुत अच्छी हो, आसपास कोई प्लांट ना हो, वहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल हो। इस तरह के जो फैक्टर हैं बच्चे वहाँ पर उनमें आंसर के तौर पर देंगे टीचर को, और कहीं ना कहीं वो सोचेंगे, थिंक करेंगे। तो परिकल्पना, हाइपोथाइजिंग, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो आपका एग्जाम में बना, रीड दी फ्लोइंग पैराग्राफ। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है पूरा, इसको हमको पढ़ना है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। 1922 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने से बुरी तरह घायल हुआ। ठीक है, एक व्यक्ति है जिनका नाम यहाँ पर दिया है, हम यहाँ पर इतना बड़ा नाम ना लेकर सीधा एक्स व्यक्ति मान लेते हैं, जिनको गोली लगी है और वो बुरी तरह घायल हुए हैं। गोली में वक्ष क्षतिग्रस्त हो गई, उनका जो चेस्ट है वो जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, और अमाशय जो हमारा स्टमक है उसमें भी एक छिद्र हो गया है, होल हो गया है। और उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। तो उनको भैया एक जो ट्रीटमेंट करने वाले चिकित्सक हैं उनके पास लेकर जाया गया, जिनको ये गोली लगी और जिनकी जो चेस्ट है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, और उनके जो स्टमक है, अमाशय है, उसमें भी एक होल हो गया है। चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद नहीं कर सका, और उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। जो वहाँ पर होल था उनके स्टमक में, अमाशय में, वो उसको अच्छे से बंद नहीं कर पाया, और उसने क्या करा, उसको पट्टी से बैंडेज जो है वो उसका वो कर दिया। उसने इस अवसर का प्रयोग अमाशय के अंदर झाँक कर पाचन क्रिया को समझने के लिए किया। टीचर ने ये जो पूरी स्टोरी बताई ना, बच्चों को पाचन क्रिया जो होती है, पूरा जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको समझाने के लिए इस तरह का एक उदाहरण दिया। तो विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में कौन सा समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित होती है, ये हमको बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ साइंस नॉलेज इज कन्वेड इन दिस पैराग्राफ। सिंपल सा एक टीचर ने एग्जाम्पल समझाया कि एक व्यक्ति थे एक्स, उनको बैडली हिट बाय अ शॉटगन, तो फिर जो है बुलेट ने जो है उनकी चेस्ट वॉल को हिट करा, एक होल भी कर दिया स्टमक में। ठीक है, एक अमेरिकन डॉक्टर को बुलाया गया, तो उन्होंने क्या करा, होल जो है वो प्रॉपर्ली वहाँ पर उसको बंद नहीं कर पाया, उसको बैंडेज कर दिया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं टीचर जो है वो समझाना चाहती है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अब हमको बताना है इस पैराग्राफ से कौन सी साइंटिफिक नॉलेज जो है वो कन्वे होती है।
देखिए इसमें इस पैराग्राफ का कोई रोल ही नहीं है, ये 2 पॉइंट ही आपको आंसर दे देंगे। साइंस प्रोसीड सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टेप। और मैंने बहुत बार समझाया है कि साइंस में कभी भी सिस्टमैटिकली प्री डिटरमाइंड स्टेप नहीं होते। एक बार पीछे भी जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पर भी एक उदाहरण था, जो फंगाई से अपनी पूरी उन्होंने मेडिसिन डेवलप की थी, ठीक है, साइंटिस्ट ने। तो वहाँ पर भी क्या हो रहा था, साइंस जो है वो क्या है, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत ध्यान से देखा जाता है साइंस में, बट कुछ भी सिस्टमैटिकली नहीं होता साइंस में। जैसे उनके मन में आता है, जो विचार आते हैं उसी की तरह वो उनको इम्प्लीमेंट करके देखते चले जाते हैं। तो साइंस जो है वो आपका प्रिसीड जो है वो आपका जो प्रॉपर चरण होते हैं उसमें वो नहीं होते। विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसित होती है, ये यहाँ पर गलत होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। साइंस रिक्वायर केयरफुल ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पर उनको गन लगी है ना, पूरी चेस्ट वॉल जो है वो उनकी डैमेज हो गई है, होल हो गया है। तो यहाँ पर केयरफुल ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिव रेस्पॉन्स चाहिए होता है सिचुएशन के लिए। अगर ज़रा सा ध्यान आपका भटका तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल रिपीट करा गया है, जो हमने पिछले अभी किसी सेट में किया था, वहाँ पर भी कैसा ही एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो एक ऑब्जर्वेशन कर रहा था, सडनली उसने फाइंड करा जो बैक्टीरिया है वो जो मोल्ड है उसके थ्रू क्या हो रहे हैं, उससे मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्वेशन ही करा। तो विज्ञान में क्या होता है, ध्यानपूर्वक अवलोकन की ही आवश्यकता होती है। केवल बी जो पॉइंट है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इस पैराग्राफ का कोई मतलब ही नहीं था, आप ऐसे भी यहाँ पर आंसर दे देते। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, Which of the following is not a desirable practice in the context of teaching and learning of science? विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में कौन सा एक वांछनीय प्रक्रिया नहीं है, ये हमको बताना है। निगेटिव पॉइंट यहाँ से हमको ढूंढना है। एग्जाम्पल एंड इंसाइट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट आर लिबरली यूज्ड वेन एवर रिक्वायर्ड। बिल्कुल यहाँ पर जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ अन्य विषयों से प्रचुर मात्रा के उदाहरण और अंतर्दृष्टियों प्रयोग करनी होती हैं। इंसाइट नॉलेज और जो अदर सब्जेक्ट हैं उनसे भी हम चीज़ें जो है लेते हैं साइंस में, और तब हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। और ये एक पॉजिटिव प्रैक्टिस जो है वो होती है टीचिंग और लर्निंग ऑफ साइंस में। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। फोकस शुड बी ऑन गेटिंग द राइट आंसर फ्रॉम स्टूडेंट एंड नॉट ऑन देयर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। तो आप जब CDP पढ़ते हैं वहाँ भी आप देखते हैं, कभी भी हमें ये फोकस नहीं करना है कि बच्चा जो है वो हमेशा सही उत्तर दे, गलत उत्तर ना दे। देखिए गलत उत्तर तो साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी पीछे आपने देखा था पेडागोजी में बच्चों का मिसकंसेप्शन, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं वो उनको खोजी बनाता है, कहीं ना कहीं उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, प्रिडिक्टिंग स्किल है, कहीं ना कहीं वो डेवलप होती है। प्रोसेस स्किल भी कहीं ना कहीं डेवलप होती है। क्यों? कि वो चीज़ों को सोचते हैं, गलत चीज़ों से ही वो सही चीज़ों तक जाते हैं। और ऐसे ही तो साइंटिस्ट होते हैं, वो भी गलत चीज़ों से सही चीज़ों पर जाते हैं। तो गलत उत्तर जो हैं ऐसे हम नहीं करेंगे कि बच्चे गलत उत्तर जो हैं वहाँ पर ना दें। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, और नेगेटिव पॉइंट ही ढूंढना था। तो ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर आंसर। बाकी देख लेते हैं। फ्री प्ले एंड ओपन इन्वेस्टिगेशन शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। बिल्कुल साइंस में ओपन इन्वेस्टिगेशन, खुली जांच करने की पूरी बच्चों को परमिशन देनी चाहिए, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लोकल कंटेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर एनहेंसिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जो संकल्पनात्मक स्पष्टता है उसको बढ़ावा देने के लिए स्थानीय संदर्भों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल अगर साइंस में कोई चीज़ आप समझा रही हैं तो आसपास की चीज़ों से कनेक्ट करते हुए ही बच्चे को समझाएं, तभी जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्रति कहीं ना कहीं जागेगा, रुचि जो है वो उसकी कहीं ना कहीं एक्टिव होगी। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, इसको देखने से पहले अभी तक अगर किसी ने साइंस की स्टार्टिंग से तैयारी शुरू नहीं की है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। 32 क्लासेस मिलेंगी जिसमें 6, 7, 8 के कंटेंट का पूरा निचोड़ मिलेगा। उन क्लासेस को ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगी जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अगर किसी ने स्टार्टिंग से तैयारी नहीं की है तो वो थ्योरी जो है वो ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, एक टीचर है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई प्रेशर इन अ वाटर टैंक टू लो प्रेशर
टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू हर स्टूडेंट, व्हाट पेडागोजिक डिवाइस इज शी यूजिंग। विवाहांतर, ये हम आपका जो क्लास 10th में पढ़ते हैं बेसिकली। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हाईली लेवल पर क्लास 10th में ही आता है, जो हम करंट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। वोल्टेज में जब आता है तो वहाँ पर हम ये पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उस टॉपिक को टीचर जो है वो इस संकल्पना को जो है वो समझाने के लिए क्या करती है, एक शिक्षिका पानी की टंकी का उदाहरण देती है। उसमें बताती कि पानी कैसे उच्च दाब से जो निम्न दाब है उसकी ओर गति करता है। सेम ऐसी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस तरह से ही फ्लो करते हैं। वो पूरी चीज़ वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहाँ पर वो पूरा टीचर समझाने की कोशिश कर रही है। किसका एग्जाम्पल देकर, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो निम्न दाब है उसके माध्यम से वो पूरा समझा रही है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है ये हमको बताना है यहाँ पर। देखिए, जब किसी चीज़ को समझाने के लिए कुछ और उदाहरण दिया जाता है तो वो आपका एनालॉजी में आता है, तुल्य रूपता में आता है। पहले भी ये क्वेश्चन आया है और आगे अगर कभी क्वेश्चन आए तो याद रखेंगे, जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किसी और उदाहरण का यूज़ करते हैं, जैसे रीजनिंग में हम करते हैं एनालॉजी में, सेम वैसे ही तुल्य रूपता यहाँ पर एनालॉजी जो है वो टीचर प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, अ टीचर इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस हर क्लास 7th स्टूडेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। कक्षा 7 की एक शिक्षिका है जो जो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, जो अलग अलग तरह की सॉइल है उसको समझाने की कोशिश कर रही है। मृदा के विभिन्न प्रकार जो है उससे परिचित कराने का प्रयास जो है वो कर रही है। शी बिगिंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द नेम ऑफ 3 काइंड ऑफ सॉइल। उसने अपना जो चैप्टर है वो शुरू किया जब उसने 3 प्रकार की जो मृदा है वो बच्चों को बताई। सॉइल कौन कौन सी, सैंडी सॉइल जिसे हम बालू मृदा बोलते हैं, क्लेट सॉइल जिसे हम चिकनी मृदा बोलते हैं, और लोमी सॉइल जो है। ये 3 तरह की सॉइल जो है वो टीचर यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही है। सी एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच सॉइल इन टर्म ऑफ इट्स पर्टिकुलर नेचर। उन तीनों सॉइल का पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उसने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया तीनों सॉइल में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे किसी में पर्कुलेशन रेट हाई है, किसी में वाटर कैपेसिटी होल्डिंग जो है वो हाई है, कम है, वो सारी चीज़ें, किसी में ह्यूमस जो है वो ज़्यादा होता है। इस तरह से उसने ये सारी चीज़ें बताई। शी देन डेमोन्स्ट्रेट 1 सैम्पल ऑफ ईच काइंड ऑफ सॉइल। फिर उसने एक एक सॉइल का क्या है डेमो कर कर दिखाया और उससे जो डिफरेंस है उनके पर्कुलेशन रेट के वो भी समझाने की कोशिश करी कि जैसे जो सैंडी सॉइल होती है उसमें जो पानी निकलने की दर होती है ना वो बहुत हाई होती है। जैसे आपने रेत देखा होगा, उसमें आप पानी डालेंगे तो वो एकदम निकल जाएगा, तो वो पर्कुलेशन रेट होता है जो कि सैंडी सॉइल में बहुत हाई होता है। फिर जो क्लेट सॉइल होती है, जो चिकनी मृदा होती है, वो उसमें सबसे कम होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पर्कुलेशन रेट बहुत कम होता है, पानी निकल नहीं पाता। तो इस तरह से वो अलग अलग चीज़ों को समझा रही है खुद से। मतलब बच्चों को कुछ नहीं कराया उसने, चीज़ें उसने खुद इंट्रोड्यूस करी, फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद वो पूरा एक डेमो भी खुद से करके दिखा रही है। हाउ वुड यू इवेल्युएट दिस अप्रोच फ्रॉम एन इंक्वायरी ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव। जांच उन्मुखीकरण की दृष्टि से आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकन करेंगे ये हमको बताना है। पूरा आपको समझ में आ गया होगा। 3 तरह की मृदा जो हैं, बालुई मृण्मय और दुमटी मृदा, ये चीज़ें टीचर ने एक्सप्लेन करी हैं, पूरा इंट्रोड्यूस किया, एक्सप्लेन किया, खुद ही डेमो कर कर दिखाया। तो ये एक्टिविटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ इशारा करती है। डिडक्टिव रीजनिंग से भी क्वेश्चन आया है। दिग्मनात्मक अप्रोच को यहाँ पर ये बताती है, डिडक्टिव रीजनिंग को यहाँ पर ये बताती है, जिसमें हम चीज़ों को पहले रूल को बताते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर टीचर ही डेमो करता है और सबसे लास्ट में एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को कराते हैं। और ये कभी भी जो हमारी जांच उन्मुखीकरण है, जो आपकी क्या होती है इंक्वायरी ओरिएंटेड अप्रोच होती है, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि इंक्वायरी जब जाँच की बात होती है तो सबसे पहले बच्चों से ही चीज़ें कराई जाती हैं, वही चीज़ों को जाँचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर किसी कॉन्क्लूजन पर पहुँचते हैं। और ये अप्रोच उससे कनेक्ट नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पर आंसर देंगे, दिस इज़ नॉट अ इफेक्टिव अप्रोच फॉर इंक्रीजिंग इंक्वायरी। ये यहाँ पर जांच को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरी टीचर ने खुद बताई, खुद डेमो टीचर ने करा, तो जांच तो बच्चे ने कुछ करा ही नहीं, बच्चा तो सिर्फ बैठ के देखता रहा और ये बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। तो जांच को बढ़ावा देने के लिए ये एक प्रभावशाली उपागम नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। देखिए, पेडागोजी 2011 से 19 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 10th क्वेश्चन है ना, ये 2011 से 19 वाली जो पेडागोजी है ना, उसी में से रिपीट करा गया है। अभी तक अगर वो नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जैसे क्लिक करेंगे तो आप 2011 से 19 की पेडागोजी जो है वो उनके जो क्वेश्चंस हैं उन पर पहुँच जाएंगे। अ बर्निंग कैंडल गेट पुट्स आउट आफ्टर सम टाइम ऑफ ब्रिंग कवर्ड विद अ जार ग्लास। जो
एक बर्निंग जलती हुई मोमबत्ती है, कांच के जार से ढकने के बाद कुछ समय पश्चात क्या होता है, वो बुझ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, उपरोक्त अवलोकन से निम्न में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ये हमको बताना है। अब देखिए, टीचर ने क्लास में गई, एक एक्टिविटी कराई, उसने एक कैंडल जलाई, दिखाई बच्चों को, और उसने फिर ढक दिया उसे, और जब उसने हटाया होगा तो उसने देखा होगा कैंडल बुझ गई। तो ये चीज़ उसने भी देखी, साथ में सारे बच्चों ने भी देखी होगी। तो यहाँ से कौन सा निष्कर्ष निकल कर आया होगा, कौन सा इन्फ्रेंस यहाँ से निकल कर आया, ये हमको बताना है। एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ बर्निंग ऑफ कैंडल, बिल्कुल यही निष्कर्ष यहाँ से निकल कर आया, ना कि ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग अ कैंडल, मोमबत्ती जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आप देखिए, खुद बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचिए, बच्चे को ऑक्सीजन से मतलब नहीं है जब कैंडल बुझ रही है, बच्चे के दिमाग में यही चीज़ आई होगी निष्कर्ष बिल्कुल कि हाँ, हवा जो एयर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अगर वो नहीं है, जब हमने उसको ढक दिया तो कैंडल बुझ गई। तो यहाँ से जो यहाँ पर ये एक्टिविटी कराई गई, उससे निष्कर्ष यही निकलता है कि एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग कैंडल, और जब एयर आ गई तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ऑक्सीजन आ ही गई है। तो पर्टिकुलर अलग से हम ये नहीं बोलेंगे कि मोमबत्ती को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हम सिंपल ये बोलेंगे एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग अ कैंडल। तो यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष निकल कर आया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।